नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इस खास कार्यक्रम में। मैं हूं आपके साथ पूजा कविया गोमा। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को कड़ी फटकार लगाई है। सुप्रीम कोर्ट ने नाराजगी जाहिर करते हुए कहा कि अदालत के फैसले का सम्मान नहीं हो रहा है। कोर्ट ने सरकार को जरूरी नियुक्तियां करने के लिए 1 सप्ताह का समय देते हुए नोटिस जारी किया। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया है। हालांकि केंद्र का कहना है कि उसका इरादा ट्रिब्यूनल्स को बंद करना नहीं है, लेकिन सवाल यह है कि आखिर केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन क्यों नहीं कर रही है। ट्रिब्यूनल को लेकर केंद्र और सुप्रीम कोर्ट के टकराव और साथ ही केंद्र की मनमानी की करेंगे पड़ताल। पहले देखते हैं ये खास रिपोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल में रिक्तियों को भरने में केंद्र सरकार की निष्क्रियता पर कड़ी आपत्ति जताई और अपने फैसलों के उल्लंघन में ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को लागू करने के लिए भी फटकार लगाई। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस सांसद जयराम रमेश द्वारा हाल ही में पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 को चुनौती देने वाली एक रिट याचिका पर नोटिस जारी किया। ट्रिब्यूनल सुधार एक्ट और नियुक्तियों में हो रही देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को जमकर फटकार लगाई। प्रधान न्यायाधीश NV रमन्ना ने कहा है कि हमें लगता है कि केंद्र को शीर्ष अदालत के फैसलों का कोई सम्मान नहीं। अगर वे सम्मान करते तो इसे लागू करने के बजाय टालते नहीं। CJI ने सख्त टिप्पणी करते हुए केंद्र को ट्रिब्यूनल में नियुक्ति के लिए 1 हफ्ते का वक्त दिया है। साथ ही कहा है कि आशा करता हूं कि सरकार नियुक्तियों का आदेश जारी करेगी। CJI ने कहा कि सरकार सुप्रीम कोर्ट के पास अदालत की अवमानना की कार्रवाई शुरू करने या न्यायाधिकरणों को बंद करने के अलावा कोई विकल्प नहीं छोड़ रही है। केंद्र सरकार का प्रतिनिधित्व कर रहे सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत को बताया कि न्यायाधिकरणों को बंद करने का कोई इरादा नहीं। कोर्ट ने कहा कि वो सरकार के साथ टकराव नहीं चाहता और जिस तरह से सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में 9 न्यायाधीशों की नियुक्ति के लिए कॉलेजियम द्वारा की गई सिफारिशों को मंजूरी दी, उससे खुश हैं। न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने अधिनियम के प्रावधानों का उल्लेख किया कि ट्रिब्यूनल सदस्यों के रूप में नियुक्ति के लिए न्यूनतम आयु योग्यता 50 साल और उनके कार्यकाल को 4 साल तक सीमित करते हैं। मद्रास बार एसोसिएशन मामले में सुप्रीम कोर्ट ने ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स ऑर्डिनेंस 2021 में न्यूनतम आयु योग्यता 50 से कम कर दी थी और निर्देश दिया था कि नियुक्तियों के लिए 10 साल के अनुभव वाले अधिवक्ताओं पर विचार किया जाना चाहिए। साथ ही निर्देश दिया कि सदस्यों का कार्यकाल 5 साल निर्धारित किया जाए। हाल के मॉनसून सत्र में संसद द्वारा पारित ट्रिब्यूनल रिफॉर्म्स एक्ट 2021 ने न्यूनतम आयु योग्यता 50 साल रखा, जिस पर न्यायमूर्ति चंद्रचूड़ ने टिप्पणी की कि ये प्रावधान सीधे फैसले के विपरीत है। ब्यूरो रिपोर्ट। तो चलिए, रिपोर्ट तो हमने आपको दिखा दी और अब इसी को लेकर चर्चा करते हैं। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका इंट्रोडक्शन आपको करा दूं। डॉक्टर सतीश चंद्र जी हमारे साथ एक्स जज जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आपका सर। PK मल्होत्रा जी हमारे साथ एक्स लॉ सेक्रेटरी के तौर पर जुड़ चुके हैं। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी हमारे साथ सीनियर लॉयर सुप्रीम कोर्ट से जुड़े हैं, बहुत स्वागत है आप तीनों मेहमानों का। आवाज मिल पा रही है आपको? जी पूजा जी, मैं सुन पा रहा हूँ आपको। जी चलिए, सबसे पहले शुरुआत डॉक्टर सतीश चंद्र आपसे ही कर लेते हैं। जरूरत आखिरकार ऐसी क्या आन पड़ी कि खुद सरकार को फटकार लगानी पड़ी, क्योंकि 2 महीने का समय मांगा गया था सरकार से, लेकिन 2 साल के लगभग हो गया है, बावजूद इसके जो रिक्तियां हैं उसको फुलफिल नहीं किया जा रहा है। यहां तक कहना पड़ गया कि क्या आपकी मंशा नहीं है इसको भरने की, क्या आप इसको सीरियस नोट पे नहीं ले रहे हैं, क्या वजह सर? सतीश जी, आपकी आवाज नहीं मिल पा रही है, फिर से आपसे मैं कोऑर्डिनेट करूंगी, एक बार फिर से आपसे जुड़ने की कोशिश करूंगी। PK मल्होत्रा जी, आपके पास मैं यहाँ पर आना चाहूंगी। सवाल वही है कि आखिरकार क्यों बार बार सरकार इसमें देरी कर रही है, वजह क्या कि खुद कोर्ट को इतना कड़ा रुख अख्तियार करना पड़ गया? पूजा जी, ये कहना कि ये कोई नई समस्या है, मैं समझता हूँ उचित नहीं होगा। ट्राइब्यूनल्स में वैकेंसी की भी वही पोजीशन है
जो जुडिशरी में, चाहे वो हाई कोर्ट हो, चाहे वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो, चाहे लोअर कोर्ट हो, उनमें जो वैकेंसीज के पोजीशन है और जिसको लेकर के समय समय पर ये बात कही जा रही है कि जी। कोर्ट में पेंडेंसी इसलिए बढ़ रही है कि जजेस की अपॉइंटमेंट समय पर नहीं हो नहीं हो रही पा है। रही, बिल्कुल। वही काम ट्राइब्यूनल्स में भी हो रहा है, इन स्पाइट ऑफ द फैक्ट कि ये ट्राइब्यूनल इसीलिए बनाए गए कि मामलों का निपटारा जल्दी हो, समयबद्ध तरीके से हो और एक एक्सपर्ट बॉडी द्वारा किया जाए जिसमें जुडिशियल मेंबर भी हो और टेक्निकल मेंबर भी हो। जी बिल्कुल। लेकिन क्योंकि इनकी नियुक्तियों को लेकर के सरकार की ओर से देरी होती है, ट्राइब्यूनल्स में पद कई सालों तक रिक्त रहते हैं और केसेस का फैसला नहीं हो पाता है। मैं आपको बता दूं, हालांकि ट्राइब्यूनल्स के नंबर को कम कर दिया गया है। आज कंट्री में 15 ट्राइब्यूनल फंक्शन कर रहे हैं मर्ज करने के बाद में। जी। उन 15 ट्राइब्यूनल में कम से कम 5 ऐसे ट्राइब्यूनल हैं जिनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर या चेयरमैन की ही नियुक्ति नहीं की गई है। और जुडिशियल मेंबर और टेक्निकल मेंबर जो होते हैं, अगर उनकी बात करूं तो करीब 220 पद आज की तारीख में रिक्त पड़े हुए हैं। ठीक है। इनमें से बहुत महत्वपूर्ण पद जो नेशनल कंपनी लॉ ट्राइब्यूनल है, नेशनल कंपनी लॉ एपेलेट ट्राइब्यूनल है, आर्म फोर्सेस ट्राइब्यूनल है, इनकम टैक्स एपेलेट ट्राइब्यूनल है, इनमें पद जो हैं बहुत अधिक समय से रिक्त पड़े हुए हैं। बिल्कुल। और NCLAT में और एफएल के बारे में तो कम से कम रिकमेंडेशन जो कमेटी ने है जून 2020 में और मई 2020 में की थी, उस रिकमेंडेशन के बाद भी सरकार ने उसको क्लियर नहीं किया है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट ने अपना एंग्विश या डिस्प्लेजर एक्सप्रेस किया है, मैं समझता हूँ वो जस्टिफाइड है। सरकार में इस तरह की जो देरी होती है, पदों को रिक्त रखा जाता है, उससे लोगों को न्याय मिलने में देरी होती है और इसके लिए कोई ना कोई उचित समाधान निकालना जरूरी है। ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस आज कोई नई बात नहीं है। ये हमारे देश में नहीं, यूरोप में, अमेरिका में और यूके में प्रचलित है। हमारे देश में भी ये प्री इंडिपेंडेंस पीरियड से है और ट्राइब्यूनल्स की सक्सेसफुल वर्किंग के ऊपर ही बाद में देश के अंदर इतने सारे ट्राइब्यूनल्स का कॉन्स्टिट्यूशन किया गया और सुप्रीम कोर्ट समय समय पर इसको अपहोल्ड करती रही है। 1987 में MP संपत कुमार के केस में ट्राइब्यूनलाइजेशन ऑफ जस्टिस को जस्टिफाई कराया गया। मद्रास बार एसोसिएशन का जो 2010 में केस आया, उसमें उन्होंने कहा था कि ट्राइब्यूनल निष्पक्ष रूप से कार्य करें और उसी पैटर्न पे काम करें जैसे कोर्ट्स कार्य करती हैं। लेकिन जिस तरह की ट्राइब्यूनल सर्विस कंडीशंस में चेंज लाई गई और टेन्योर के साथ और उनके टर्म्स एंड कंडीशन की छेड़छाड़ किया गया, उससे बहुत सारे लोग आने में इच्छुक भी नहीं होते हैं और जो शॉर्ट टेन्योर दिया जाता है उसकी वजह से भी नहीं आते हैं। इस वजह से भी कारण आपने बताया इसका। जी, बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है ये कारण भी जानना कि वजह क्या है इसमें देरी की। डॉक्टर सतीश, यहाँ पर मैं आपके पास आना चाहूंगी। आपसे मेरा सवाल यही है कि केंद्र सरकार कोर्ट के आदेश का पालन नहीं कर पा रही है, उसमें लगातार देरी हो रही है। स्टैंड क्लियर नहीं है क्या सरकार का? क्या इसको बंद करना चाहती है, चालू रखना चाहती है, आगे इनको कुछ और मॉडिफाई करना चाहती है? मतलब करना क्या चाहती है? इस स्टैंड को क्लियर कब और कैसे किया जाएगा सर? जहाँ तक कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में है, सिलेक्शन कमेटी ने 27 मई को जो है रिकमेंड किए थे, लेकिन अभी तक वो पेंडिंग है गवर्नमेंट के पास। तो उसमें डिले तो हो ही रही है, उसमें तो कोई शक नहीं है। इसी तरह से जो हमारे पास था टेलीकॉम डिस्प्यूट सेटलमेंट अपीलेट ट्रिब्यूनल, उसके अंदर रिकमेंडेशन आई थी 21 और 22 अगस्त को, वो भी अभी पेंडिंग ही है। तो इसमें टाइम तो थोड़ा सा ज्यादा लग रहा है। हो सकता है कि उन्होंने कुछ वेरिफिकेशन कराया हो, जो फ्रेश कैंडिडेट आते हैं उनका पुलिस वेरिफिकेशन भी कराना पड़ता है। कई बार मल्होत्रा साहब तो लॉ मिनिस्ट्री में रहे ही हैं, सेक्रेटरी थे, जब ITAT के मेंबर आते हैं तो उनको पुलिस वेरिफिकेशन भी चाहिए, तो उनके बारे में पता करना पड़ता है। लेकिन इन मामलों में लगता ये है कि डिले तो है और वो भी एबनॉर्मल डिले है। तो जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि भाई जो जस्टिस है वो स्पीडी होना चाहिए, फास्ट होना चाहिए, वो तभी होगा जब आपके पास मेंबर होंगे। पोजीशन है हाई कोर्ट जजेस, वहाँ पर जजेस की वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। अब आप देखिए, अभी उन्होंने 68 मेंबर्स जजेस के नाम रिकमेंड किए हैं 12 हाई कोर्ट के अंदर। अदरवाइज तो आप वहाँ देखें 400 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है, अभी भी 400 वैकेंसी खाली पड़ी हुई है। तो हमारा जुडिशियल सिस्टम तो लास्ट प्रायोरिटी है गवर्नमेंट के लिए कि उसको भरना है नहीं भरना है, ट्रिब्यूनल को भरना है नहीं भरना, तो डिले हो ही रही है, इसमें कोई शक नहीं है। अच्छा, दूसरा थोड़ा सा वेरिएशन भी है। चेयरमैन को 4 साल का टर्म दिया गया है, ITAT के अंदर चेयरमैन को 3 साल का टर्म दिया गया है।
जबकि दोनों बराबर ही है, दोनों के लिए सेम था। तो ये थोड़ा सा डिस्पैरिटी चल रही है और इसमें कंफ्यूजन मैं ये नहीं कहते गवर्नमेंट ही कर रही है, सुप्रीम कोर्ट भी कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट भी कई बार डिफरेंट जजमेंट दे देता है और पर्टिकुलर केसेस में देता है। फॉर एग्जाम्पल शिवकीर्ति सिंह जी के केस में उन्होंने टेलीकॉम में किया कि ही विल कंटिन्यू टिल द न्यू अपॉइंटमेंट विल बी मेड आउट। औरों के केस में नहीं किया उन्होंने, तो थोड़ा कंफ्यूजन तो चल जाता है, उसमें एक यूनिफॉर्मिटी रखने की जरूरत है। ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण बात आपने कही कि उसको थोड़ा सा और समझने की जरूरत है, लेकिन ये देरी काफी ज्यादा परेशान अब कर रही है और जिसकी वजह से खुद जैसे आपने भी बताया कि लोगों के साथ भी न्याय नहीं हो पा रहा है। डॉक्टर प्रदीप जी, आपको क्या लग रहा है, देरी हो रही है ये सबको पता है, वजह इसके पीछे की क्या है? क्या सरकार भी अभी समझ नहीं पा रही है या इसका कुछ और कारण है? क्योंकि एक वजह ये भी स्पष्ट हो पा रही है कि क्या जो ब्यूरोक्रेसी है वो ट्रिब्यूनल्स नहीं चाहती, मतलब उसको कैसे हम स्पष्ट तरीके से समझ पाएंगे? सरकार सब समझती है, प्रपोजल गवर्नमेंट को भेजना चाहिए। अब देखिए कैश के अंदर जो है प्रपोजल अभी तक दिया ही नहीं है, चीफ जस्टिस के पास दिया ही नहीं है, तो नॉमिनेट कैसे करेंगे? ठीक है, डॉक्टर प्रदीप से मैं यहाँ पर सवाल पूछना चाहूंगी। डॉक्टर सतीश जी, फिर से मैं आपके पास आऊंगी। डॉक्टर प्रदीप जी, आपसे जानना चाहूंगी इसके बारे में। पूजा जी, एक्चुअली कोर्ट इसके बारे में काफी कंसर्न फील कर रही थी और इसीलिए शायद सॉलिसिटर जनरल साहब को उन्होंने बड़े सख्त शब्दों में बोला था कि ऐसा क्यों होता है कि अगर हम एक एक्ट को स्ट्राइक डाउन करता है तो दूसरा दोबारा से पनप जाता है। तो उन्होंने ये कहा कि हो सकता है ये सब कुछ एट द लेवल ऑफ ब्यूरोक्रेसी हो रहा हो, लेकिन अल्टीमेटली सरकार ब्यूरोक्रेट्स को चलाती है और ब्यूरोक्रेसी सरकार को चलाते हैं। बिल्कुल। तो ऐसा होना, कोर्ट का ये ऑब्जर्वेशन था कि अगर आपके पास इसी तरह की अगर ये एक्टिविटीज रही और कोर्ट्स के ऑर्डर को फॉलो नहीं किया तो हमारे पास 3 ऑप्शन बच जाएंगे जी। और पहला ऑप्शन उन्होंने देखा कि या तो हम ट्रिब्यूनल रिफॉर्म एक्ट जो अपॉइंटमेंट के बारे में अपॉइंटमेंट करता है उसको हम स्टे कर दें, या फिर हम इतना गुस्सा आ गया कि बोलते हैं कि ट्रिब्यूनल्स को हम क्लोज कर दे, बंद कर देते हैं, या हम ये कर देते हैं कि जो ट्रिब्यूनल्स के अपॉइंटमेंट होते हैं वो हम कर देते हैं। और इसके भी ज्यादा सीरियस बात एक कोर्ट ने जो बोला वो पूजा जी ये बोला कि या फिर हम कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स इनिशिएट कर देते हैं। मतलब जब ये कहना कंटेम्प्ट प्रोसीडिंग्स एक गवर्नमेंट के खिलाफ बोलना बहुत ही सीरियस नेचर का होता है, तभी कोर्ट की कंपल्शन और कोर्ट का एक जो लेवल ऑफ टॉलरेंस था वो शायद भर गया होगा जब जाकर सुप्रीम कोर्ट इस तरह की बातें बोलता है। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। एक्चुअली पूजा जी एक बात मैं आपको और बता दूं कि फॉर एग्जांपल जैसे अभी मल्होत्रा साहब ने भी बोला कि एनसीएलटी, एनसीएलएटी वगैरह में पोजीशंस खाली हैं, इसी तरह आर्म्ड फोर्स ट्रिब्यूनल्स में और कंज्यूमर ट्रिब्यूनल्स में भी काफी सारी पोजीशंस खाली हैं। कोर्ट ने ये कहा कि इसका इम्पैक्ट जो है, अगर पोजीशंस खाली रहेंगी तो इसका डायरेक्टली जो इम्पोर्टेंस है इसकी वो इकोनॉमी के साथ जुड़ी है। तो इसलिए भी बहुत ज्यादा चिंतित थे वो, और उससे ज्यादा कोर्ट ने रिएक्ट तब किया जब सॉलिसिटर साहब से जब ये पूछा गया कि आप इसमें नोटिस किया है विद इन 1 वीक, उनको शायद 13/9 इसमें नेक्स्ट डेट लगी है 13 सितंबर की। तो सॉलिसिटर साहब ने ये बोल दिया कोर्ट के अंदर कि जो ये फाइनेंस मिनिस्ट्री है इसके बारे अपॉइंटमेंट के बारे में जो डिसीजन है वो 2 मंथ के अंदर लेगी, 2 महीनों के अंदर लेगी। इससे कोर्ट को इरिटेशन हुई शायद, और उन्होंने स्ट्रांगली बोला क्योंकि ऑलरेडी कोर्ट के ऑर्डर्स हैं तो फाइनेंस मिनिस्ट्री बाउंड है सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स फॉलो करने के लिए। बिल्कुल। वैसे भी पूजा जी अगर अपॉइंटमेंट का जहां तक मामला हो वो किसी भी लेवल का हो, अगर सुप्रीम कोर्ट एक नाम रिकमेंड करके कहीं पर भेज देती है, हाई कोर्ट्स के जजेस हैं फॉर एग्जांपल, उनका नाम भेज दिया और मान लीजिए कि किसी एक पर्टिकुलर जज के बाद गवर्नमेंट को कुछ ऑब्जेक्शन है या किसी तरह से वो एक पर्टिकुलर नाम के ऊपर एग्री नहीं कर रहे हैं जी। और अगर सुप्रीम कोर्ट ने दोबारा से उस नाम को वापस से गवर्नमेंट को भेज दिया तो गवर्नमेंट इज ड्यूटी बाउंड टू फॉलो करना पड़ेगा वो। जी मानना पड़ेगा उस नाम को। बिल्कुल जी ठीक है। तो इसलिए कोर्ट का जब इस तरह का अगर ऑब्जर्वेशन आता है तो ये एक इंडिकेशन जाता है सभी को, आम जनता को भी और लॉयर्स और बार एंड बेंच को भी, कि मामला कुछ ज्यादा ही सीरियस रहा होगा। ठीक है। डॉक्टर सतीश चंद्रा जी, सख्ती से क्या आपको लग रहा है अब काम बन पाएगा? क्योंकि अब समय दिया गया है 1 हफ्ते और का, कि चलिए आपको 1 हफ्ता और दिया गया है, लेकिन पहले 2 महीने 2 साल तक लगभग समय गुजर गया। आपको लग रहा है 1 हफ्ते में वो
तेजी दिखा पाएगा सरकार की तरफ से? नहीं, ऐसा नहीं लगता। ये एक हफ्ता तो ठीक ही है। इसके लिए तो आपको जो डिजीज है या जो भी आपकी बीमारी, डिले की जो बीमारी है, इसको सॉल्व करने के लिए अच्छा ये है कि आप एक रेगुलर प्रोसेस पहले करें और उसमें हर साल ये देखें कि इस साल में कितनी वैकेंसी होने वाली है। उनका प्रोसेस जो है एडवांस में शुरू करते हैं, 5-6 महीने पहले ही शुरू करते हैं उसका, कि इस साल इतनी वैकेंसी होने वाली है। सबको मालूम है कि एक ट्रिब्यूनल के अंदर इतनी वैकेंसी सैंक्शन और रिटायरमेंट, इतने लोग रिटायर होंगे इस साल के अंदर। तो 6 महीने पहले उसको प्रोसेस स्टार्ट करने की रेगुलर टीचर बना लें, तो वो मेरे विचार से वो सारा प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। होता क्या है कि जब वैकेंसी हो जाती है उसके बाद वो चलते हैं कि चलो भाई वैकेंसी एडवर्टाइज करो, और उसके बाद फिर वो तैयारी करके सुप्रीम कोर्ट चीफ जस्टिस के पास जाते हैं कि साहब अब आप नॉमिनेट कर दो या सिलेक्शन कमेटी कर लो, जो भी करना है। और वो उसमें से क्या करते हैं, उसमें सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस का बता रहा हूँ, मल्होत्रा साहब उसकी पार्टी भी है कि एप्लीकेशन इनवाइट हुई सारी की सारी, उन्होंने एप्लीकेशन भी नहीं देखी सीजीआई ने, और कहने लगे मिस्टर सो एंड सो को अपॉइंट कर दो। अब सीजीआई कह रहा है तो सेक्रेटरी या कोई भी क्या कर सकता है? तो सुप्रीम कोर्ट भी तो प्रोसीजर फॉलो नहीं करता कई बार। और उसके अंदर ये होता है कि जब आपको नाम रिकमेंड करना है तो आप एक नाम एक पोस्ट के लिए क्यों रिकमेंड कर रहे हैं, आप 3 नाम क्यों नहीं रिकमेंड कर देते, ताकि गवर्नमेंट को भी चॉइस मिल जाए और इसको एक रेगुलर फीचर बनाया जाए, तो मेरे ख्याल से आगे चल करके ठीक हो जाएगा। ये अच्छा ऑप्शन है नहीं जी, बिल्कुल। ये बड़ी अहम बात की है आपने डॉक्टर सतीश की, आप ऐसे विकल्प क्यों नहीं देते कि सामने वाले को भी चुनने की, चॉइसेस करने की छूट मिल पाए, वो भी कुछ सोच सके। इसी से जुड़ा और इसी को मैं आगे बढ़ाती हुई आपके पास आना चाहूंगी। सर, क्या लग रहा है आपको, पीके मल्होत्रा जी, क्या जैसे अभी बोला सतीश जी ने कि आप ऑप्शंस, विकल्प भी नहीं देते हो, आप एक नाम भी रेफर नहीं करते हो, जिसकी वजह से जो असमंजस की स्थिति है वो दोनों के बीच में बन जाती है। इसको हम ठीक कैसे करें? क्योंकि देखिए एट द एंड इसका जो भुगतान है वो आम जनता कर रही है। हम चाहे कोर्ट में देखें, बहुत सारे केसेस पेंडिंग पड़े रहते हैं और इसी वजह से ट्रिब्यूनल्स का गठन भी किया गया। लेकिन अगर वहां पर भी जो रिक्तियां हैं वो ऐसी खाली रहेंगी, वहां पर भी अगर पद नहीं भरे जाएंगे तो जनता कहां पर जाएगी? पूजा जी, जस्टिस चंद्रा हाईकोर्ट से रिटायर होने के बाद में स्वयं भी प्रेसिडेंट रहे हैं कस्टम एक्साइज अपीलेट ट्राइब्यूनल के, और मुझे भी 2 ट्राइब्यूनल्स में, इनकम टैक्स अपीलेट ट्राइब्यूनल में और सिक्योरिटी अपीलेट ट्राइब्यूनल में एज सदस्य काम करने का मौका भी मिला है। और एज लॉ सेक्रेटरी मैं इन सदस्यों की नियुक्ति से भी संबंधित रहा हूँ। तो जहाँ तक प्रक्रिया का सवाल है, और जो जस्टिस चंद्रा ने कहा, अगर गवर्नमेंट के प्रोसीजर में ये लेट डाउन है कि सिलेक्शन कमेटी जब नाम रिकमेंड करेगी तो वो कम से कम 2 या 3 नाम रिकमेंड करेगी, उनको उन गाइडलाइंस का फॉलो करना चाहिए। जब वो गाइडलाइंस फॉलो नहीं करती हैं तो सरकार के अंदर ऐसी नियुक्तियों को लेकर के डिसीजन लेने में समय लगता है, देरी लगती है और उनको वापस भी भेजा जाता है। समस्या ये नहीं है, समस्या यहाँ है कि जहाँ कमेटी ने प्रोसीजर फॉलो करते हुए नाम रिकमेंड करके सरकार को भेज दिए और वहाँ सरकार के द्वारा उसको डिसीजन लेने में 6 महीने, 8 महीने या साल भर भी लग जाता है। और इसमें कई लोग तो रिटायरमेंट की एज में आ जाते हैं, क्योंकि ट्राइब्यूनल्स में जो नियुक्तियां होती हैं वो समयबद्ध तरीके से 4 वर्ष के लिए या 5 वर्ष के लिए, और उसमें एज भी है कि एक लिमिटेड एज के लिए होती है। तो बहुत सारे लोगों की नियुक्तियां भी नहीं हो पाती इस डिले के कारण। लेकिन मुझे ये नहीं समझ आता कि सुप्रीम कोर्ट भी जो है, एक बार कह दिया, 2 बार कह दिया, इतनी लोग रोक देने की क्या आवश्यकता है? सुप्रीम कोर्ट अगर चाहती तो जो उन्होंने कहा, पहले भी 2-3 बार सुप्रीम कोर्ट कह चुकी है कि जो पेंडिंग नियुक्तियां हैं उस पर सरकार निर्णय ले, या उसको एक्सेप्ट करे या रिजेक्ट करे। अगर सरकार रिजेक्ट कर देती है तो दोबारा से नियुक्तियों का प्रोसेस स्टार्ट हो सकता है। ना रिजेक्ट करना, ना उसको एक्सेप्ट करना और पेंडिंग रखना अपने आप में, मतलब ये ऑप्शन सरकार के पास भी है कि वो क्या चुन सकती है। सरकार को चाहिए कि इसके ऊपर जल्दी निर्णय ले। अगर उनको किसी कारणवश एक्सेप्टेबल नहीं है तो प्रोसीजर को कंप्लीट करके उन रिकमेंडेशन को रिजेक्ट कर दे, ताकि उसका प्रोसेस दोबारा से आरंभ हो सके। लेकिन ये जो हम 220 वैकेंसीज की बात कर रहे हैं, ये आज से नहीं है, ये कई सालों से पेंडिंग है। लोग रिटायर होते रहते हैं, लोग ज्यादा रिटायर होते हैं, नियुक्तियां कम होती हैं, उसी वजह से ये जो नियुक्तियां हैं ये बढ़ती जा रही हैं। इसको अगर हम समयबद्ध तरीके से करें, और इसके लिए जो कार्य है, एक यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन के लिए एक कानून लाया जाए, ताकि बार बार अमेंडमेंट की, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट ने एडवर्सली कमेंट किया है कि ऑर्डिनेंस के वो प्रोविजन जो सुप्रीम कोर्ट ने स्टक डाउन कर दिए, वो ट्राइब्यूनल रिफॉर्म एक्ट 2020 के अंदर सरकार दोबारा से ले आई। इस तरह की सुविधा, इस तरह की जो स्थिति है वो दोबारा से ना हो। और दूसरा, एक तो यूनिफॉर्म सर्विस कंडीशन होनी चाहिए, और सभी ट्राइब्यूनल्स का एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल अगर एक ही मंत्रालय
वाले को दे दिया जाए तो मैं समझता हूँ नियुक्तियों को प्रोसेस करने में और अधिक आसानी होगी। बहुत डिटेल में आपने तमाम जानकारी दी, बहुत शुक्रिया आप तीनों खास मेहमानों का। आप जुड़े हमारे साथ, विश्लेषण किया हमने और यही जानने की कोशिश की कि जो देरी इसमें लगातार हो रही है उसकी वजह क्या है और अब क्या 1 हफ्ते का जो समय दिया गया है, जो नोटिस जारी किया गया है, उसके अंतराल में ये काम सरकार कर पाएगी या एक बार फिर से टकराव देखने को मिलेगा। आने वाले वक्त में यही देखना होगा। फिलहाल के लिए इस खास पेशकश में इतना ही। नमस्कार।